Hello student, today we will study class 8 geography chapter 3 mineral and power resources. Kiri was visiting Sukant in his native place near धनबाद। किरी जो है सुकांत से उसके नेटिव प्लेस धनबाद मिलने जाती है। Kiri was amazed to see that large areas were black. किरी आश्चर्यचकित होते हैं कि जो पूरा जो एरिया था, जो लार्ज एरिया था, वो क्या था, वो ब्लैक था। सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, सी आस्क्ड। वो पूछती है सुकांत, क्यों ये प्लेस जो है पूरा ब्लैक मीन्स काला और डस्टी क्यों है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाई। ये इसलिए है क्योंकि पास में क्या है, कोल माइन है। डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम ट्रक्स देख सकती हो। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, वो सभी क्या हैं, मिनरल कोल को ले जा रहे हैं। रिप्लाइड सुकांत, सुकांत रिप्लाई करता है। व्हाट आर मिनरल्स आस्क्ड किरी, किरी पूछती है ये मिनरल क्या होता है। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत जवाब देता है, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड टुगेदर। इसमें सुकांत बोलता है कि अगर तुमने कभी बिस्किट बनाते हुए बेकर को देखा है, वो क्या है, आटा और दूध, शुगर और एग्स को क्या करता है, सब एक साथ मिलाता है। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। अब बिस्किट तैयार होने के बाद क्या वो जो इंग्रेडिएंट उसमें डाले गए हैं, चीज़ें डाली गई हैं, क्या उसको तुम सेपरेटली देख सकती हो। जस्ट एंड द बिस्किट, बिल्कुल इसी तरह बिस्किट की तरह, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी, rocks on this earth have several material called mineral mixed in them। इसी तरह क्या है, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है, रॉक्स में क्या होते हैं, मिले रहते हैं, जिन्हें मिनरल्स कहते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, और ये सभी जो मिनरल है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट पर फैले हुए हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। मिनरल, व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या होता है, यहाँ पर मिनरल का हम डेफिनेशन देखेंगे। ये मिनरल जो होता है नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है, एक डेफिनेट, एक निश्चित क्या कर सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको हम मिनरल कहते हैं। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, मिनरल क्या है, इक्वली समान तौर पे पूरे कह सकते हैं स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये सभी जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर और माउंटेन या रॉक्स में क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सम मिनरल्स आर found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctica। कुछ ऐसे भी मिनरल हैं, कुछ मिनरल ऐसे हैं जो क्या हैं, ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सकते, जैसे आर्कटिक ओशन बेड है और अंटार्कटिका है। यहाँ पर मिनरल्स तो हैं बट वी कांट एक्सेस देयर, वहाँ हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही हार्श है। मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। अब मिनरल जो है
बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल बनते हैं, वो उनका एक जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो अलग अलग तरह के मिनरल्स जो वेरी करते हैं बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और ये जो मिनरल्स बनते हैं वेरिंग कंडीशन में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज प्लेस पर और माउंटेन में, वो नेचुरली बनते हैं, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया है, वो खुद बने हैं नेचुरली। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical properties such as solubility. अब इन कह सकते हैं मिनरल को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे मिनरल जो होंगे तो उनका कलर, उनकी डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस, उनकी कठोरता के बेसिस पर, और उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल्स हैं, उससे हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मिनरल। अब मिनरल के हम टाइप्स को देखते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। अब कितने मिनरल्स हैं? 3000 मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटॉलिक एंड नॉन मेटॉलिक मिनरल्स। अगर कंपोजिशंस के बेसिस पर अगर मिनरल्स को क्लासिफाइड किया जाए, अगर वर्गीकृत किया जाए, तो मिनरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटॉलिक एंड नॉन मेटॉलिक मिनरल्स। फिगर 3.2 में हम लोग देख सकते हैं मिनरल मेटालिक का जो है आगे फिर से सब डिवीजन किया गया है। मेटालिक को फेरस, नॉन फेरस में कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग देखते हैं मेटालिक को। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, मेटल होते हैं रॉ फॉर्म में। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट heat and electricity and have a characteristic luster और साइन। मेटल जो होते हैं हार्ड सब्सटेंस से बने होते हैं या हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और ये क्या होते हैं, और चमकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर और सब एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन ओर मीन्स हो गया आयरन का ओर जो होता है, अयस्क कह सकते हैं आयरन का, बॉक्साइट, मैग्नीज और सम एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। मेटॉलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। जो मेटॉलिक मिनरल्स होते हैं उसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। मतलब ऐसे मिनरल जिसमें क्या होते हैं, आयरन के कंटेन होते हैं, वो फेरस मिनरल कहे जाते हैं। एग्जाम्पल में कह सकते हैं आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइड, इनमें क्या होते हैं, आयरन के कंटेन होते हैं। A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead। और जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन के कंटेंट नहीं होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। अब आते हैं नेक्स्ट, जो उसका मेन टाइप था नॉन मेटॉलिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटॉलिक जो मिनरल होते हैं उसमें मेटल्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं हम लोग, लाइम स्टोन, माइका एंड जिप्सन आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल। ठीक है, नॉन मेटॉलिक मिनरल के एग्जाम्पल जो हैं लाइम स्टोन, माइका और जिप्सन है। द मिनरल फ्यूल्स like coal and petroleum are also non-metallic minerals। अब मिनरल्स में हम देख सकते हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और जो पेट्रोलियम है वो भी क्या है, नॉन मेटॉलिक मिनरल्स हैं।
मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल को ऑब्टेन करने के कह सकते हैं तीन मेथड है या थ्री मेथड है। जो जो मेन मेथड है वो माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग कह सकते हैं। ये सभी हैं जिससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, फिगर 3.3 में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। माइनिंग, माइनिंग को भी सब डिवाइड किया गया है। ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। तो डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को हम लोग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड, मतलब अर्थ में, अर्थ के नीचे जो दबा हुआ जो रॉक है, मिनरल है, उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. अब ऐसे मिनरल जो क्या होते हैं ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, थोड़ी ही गहराई में जाने पर, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं ऊपर का जो लैंड है उसको निकाल कर, हटा कर उस लेयर को हम क्या कर सकते हैं, उस मिनरल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो मिनरल को प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डीप बोर्स कॉल्ड सॉफ्ट। जो गहरे जो बोर्स होते हैं उनको हम सॉफ्ट बोलते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई अ ग्रेट डेप्थ। ठीक है, तो सॉफ्ट से क्या होता है, जो गहराई में मिनरल्स होते हैं वहाँ तक सॉफ्ट के थ्रू पहुँचा जाता है और मिनरल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं, यानी गहराई में जाकर मिनरल्स को निकालना, टेक आउट करना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो क्या है, अर्थ सरफेस में काफ़ी नीचे प्रेजेंट होते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। बड़े बड़े क्या गहराई तक क्या है, बोर से उसको बोर के थ्रू क्या है उसको कह सकते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग में क्या किया जाता है, बिल्कुल एक कह सकते हैं होल कर दिया जाता है कुएं की तरह, और अंदर तक उसको क्या किया जाता है, पाइप के थ्रू उनको जो कह सकते हैं पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उनको ऑब्टेन किया जाता है, कह सकते हैं। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, आपका ड्रिलिंग है, उसके थ्रू वो डीप जो है अर्थ में, बिलो द अर्थ, वो ड्रिलिंग करके मिनरल्स को, पेट्रोलियम्स को निकाला जा रहा है। मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। कुछ ऐसे भी मिनरल होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर ही होते हैं, और थोड़ा सा ही हम मिट्टी का लेयर हटा देते हैं तो वो हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं माइनिंग के थ्रू। तो इस तरह का कह सकते हैं मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्वेरिंग बोलते हैं। ये ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, 4-5 फीट हम अगर लेयर को, मिट्टी के लेयर को हटा देते हैं तो ये हमें मिनरल्स मिल जाते हैं इजीली। तो इसी प्रोसेस को हम क्वेरिंग कहते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मिनरल ऑकर इन different types of rock. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. मिनरल जो होते हैं वो कई तरह के जो रॉक्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स में मिलते हैं। जैसे कुछ मिनरल जो मिलते हैं इग्नियस रॉक में मिलते हैं, कुछ जो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं, और बाकी
को अगर देखें जो है तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटूस। ठीक है, जनरली जो मेटालिक मिनरल है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में उनका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें वो लार्ज प्लेटू जब फॉर्म होते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं। प्लेटूस से हमें इस तरह के कह सकते हैं कि मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, जो इग्नियस टाइप और मेटामॉर्फिक टाइप के रॉक से बने हुए प्लेटू होते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। अब जो आयरन ओर है नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो। कॉपर और निकल का जो डिपॉजिट है वो ओंटारियो में, मीन्स ओंटारियो में कॉपर और निकल मिलता है, जो कि कनाडा में है कह सकते हैं। और आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। आयरन निकल क्रोमाइट प्लेटिनम ये सभी क्या है साउथ अफ्रीका में इन सब का डिपॉजिट्स है, तो वहाँ मिलते हैं सब। ये सब क्या है एग्जाम्पल है मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। ये सभी जो मिनरल्स जिसका मैंने अभी नाम लिया ये सभी किससे मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में सब मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। और जो सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो होते हैं आपके कह सकते हैं लाइमस्टोन, और जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं उसमें नॉन मेटालिक मिनरल मिलते हैं जैसे लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ काकेसस, ओके, काकेसस रीजन ऑफ फ्रांस। जो लाइमस्टोन है ये काकेसस रीजन जो है फ्रांस का, वहाँ पर ये मिलता है क्योंकि वहाँ पर इसके डिपॉजिट्स हैं। मैग्नीज डेप्थ ऑफ जॉर्जिया। मैग्नीज जो है डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया में, सॉरी डेप्थ मैंने बोल दिया था, डिपॉजिट्स है। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया। मैग्नीज जो है उसका जो डिपॉजिट्स है मतलब स्टोर जो है जॉर्जिया में है, वहाँ पर ये मिलता है रिच अमाउंट में। एंड यूक्रेन, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज मिलता है। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। और जो फॉस्फेट है उसके जो बेड्स हैं लेयर्स हैं वो अल्जीरिया में मिलते हैं। और एग्जाम्पल और सब ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज coal and petroleum are also found in the sedimentary strata। मिनरल्स फ्यूल जैसे हो गए कोल और पेट्रोलियम, ये क्या ये कहाँ मिलते हैं, ये भी हमें क्या है सेडिमेंट्री कह सकते हैं स्ट्रेटा में मिलते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक के जो लेयर्स होते हैं तो उन लेयर्स के बीच में उनके नीचे बेल्ट के नीचे वहाँ पर ये डिपॉजिट्स रहते हैं और वहाँ से इनको ऑब्टेन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिनेंट के बेसिस पे किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट है एशिया, हम लोग एशिया को देखते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया में आयरन ओर के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है मोर देन हाफ, मतलब आधे से भी ज़्यादा क्या है वर्ल्ड का जो है कह सकते हैं एशिया में इस एशियन कॉन्टिनेंट में उसके डिपॉजिट्स हैं। तो मोर देन हाफ मीन 50% से ज़्यादा जो है टिन हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में है। और हम लोग देखते हैं नीचे आकर, हाँ अब इसमें देखते हैं चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर हैं, मतलब इन सब कंट्री में टिन का जो है डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत रिच अमाउंट में टिन का प्रोडक्शन करते हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड एंटीमनी एंड टंगस्टन।
चाइना क्या है, लेड एंटीमनी टंगस्टन में भी क्या है, लीडिंग प्रोडक्शन करता है, लीड करता है। एशिया आल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। और एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के भी क्या हैं, डिपॉजिट्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट यूरोप है। यूरोप में कौन कौन से मिनरल्स से हम लोग देखते हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वर्ल्ड में आयरन ओर का क्या है, कह सकते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर है। मीन्स काफ़ी रिच अमाउंट में यूरोप में भी आयरन ओर क्या है, मिलता है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। अब कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर आयरन ओर के लार्ज डिपॉजिट हैं, बड़े डिपॉजिट्स हैं, वो कौन कौन से कंट्री है, तो रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो कुछ जो है अदर भी मिनरल्स हैं, जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट में हमें मिलते हैं। तो हमारे ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल जो है ये सब मिलते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स हैं वो 3 जोन्स में क्या है, लोकेटेड है। द कनाडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, कनाडियन रीजन जो कि ग्रेट लेक के नॉर्थ में है। और सेकंड है द अपलेशियन रीजन, अपलेशियन रीजन है। और द माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट में जो माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ अमेरिका में, जैसे कह सकते हैं रॉकी है, तो वहाँ पर हैं जो मिनरल डिपॉजिट्स। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कनाडियन सील्ड रीजन। कनाडियन सील्ड रीजन में जो है आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर ये सब माइनिंग की जाती है। कोल इन द अपलेशियन रीजन, अपलेशियन रीजन में क्या है, कोल का डिपोजिशन काफ़ी रिच अमाउंट में है, तो वहाँ से कोल की माइनिंग की जाती है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। वेस्टर्न जो कॉर्डिलेरा है वहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के डिपोजिशन है जिसको माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका के नीचे है, आप लोग मैप में उसको देख सकते हो। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील क्या है, कह सकते हैं आयरन ओर का जो कि अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन जो है, चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और जो पेरू कंट्री है ये क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, कॉपर के। मीन्स यहाँ पर कॉपर के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसलिए इसके लिए क्या है, ये प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं कॉपर का। ब्राज़ील एंड बोल्विया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोल्विया, ठीक है, ये क्या है, ये भी कह सकते हैं और यहाँ पर भी टिन का डिपोजिशन ज़्यादा है इसलिए ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टिन के हैं। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। इन सभी मिनरल्स का भी क्या है, साउथ अमेरिका क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करता है क्योंकि इन सभी मिनरल्स के डिपॉजिट्स भी हैं साउथ अमेरिका में, रिच डिपॉजिट हैं।
मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। और जो है कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑयल है मतलब पेट्रोलियम, इन सब के भी डिपॉजिट्स हैं जो कहाँ पर हैं, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। ये सभी क्या हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑयल के डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखते हैं, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। अफ्रीका जो है मिनरल रिसोर्सेस में काफ़ी रिच है, यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अफ्रीका में क्या है, लार्जेस्ट अमाउंट में कह सकते हैं कि डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, तो अफ्रीका क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है डायमंड और गोल्ड प्लेटिनम का। यहाँ बहुत गुड अमाउंट में मिलता है ये सब मिनरल्स। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ये क्या है, गोल्ड की क्या है बहुत ही लार्ज पोर्शन में, मात्रा में कह सकते हैं, अमाउंट में क्या करते हैं, गोल्ड का प्रोडक्शन करते हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। और जो अफ्रीका में दूसरे जो मिनरल्स मिलते हैं वो जो हैं कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। अफ्रीका में कुछ प्लेस पर क्या है, कुछ कंट्रीज़ में ऑयल के भी डिपोजिशन हैं। जो कंट्री कौन कौन से हैं, नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला, ये सभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं। हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड का क्या है, कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट का। बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के अलावा क्या है, बहुत ही रिच अमाउंट में प्रोडक्शन किसका होता है, गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल का। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, ये कॉपर में भी काफ़ी रिच है, कॉपर भी यहाँ मिलता है। लेड, जिंक एंड मैग्नीज, लेड, जिंक और मैग्नीज भी यहाँ मिलता है। कालगोर्ली एंड कूलगार्डी areas of Western Australia have the largest deposit of gold. कालगोर्ली एंड कूलगार्डी जो एरियाज हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर क्या है, बहुत ही कह सकते हैं लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के। अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large. Significant size of deposits of coal in Transantarctic Mountain and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. अगर जियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो अंटार्कटिका का जियोलॉजी है उसको स्टडी करने पे पता चला है, अनुमान लगाया गया है कि अंटार्कटिका में क्या है, बहुत सारे वैरायटी के मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं। और जो कोल है, वो कोल की जो डिपॉजिट्स है जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है, जो ट्रांसएंटार्क्टिक जो माउंटेन वहाँ पर कोल के काफ़ी डिपॉजिट्स हैं रिच अमाउंट में। और जो आयरन है वो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन पर उनके डिपॉजिट ज़्यादा हैं, जो ईस्ट अंटार्कटिका में ये पता लगाया गया है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज़। इसके अलावा जो दूसरे जो मिनरल है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी क्या हैं,
प्रेजेंट हैं वहाँ पर कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ में। तो हम लोग देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। जो मिनरल है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मिनरल विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड। मिनरल जो हैं जो जेम के फॉर्म में यूज होते हैं वो हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी। और ये जो भी ये सब जो जेम्स होते हैं वेरियस स्टाइल में ज्वेलरी में यूज होते हैं, सेट किए जाते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। और कॉपर जो है दूसरा है जो कि बहुत हर जगह यूज़ होता है, कॉइन्स है लेकर पाइप्स तक इसके बनाए जाते हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज से क्या है, सिलिकॉन को ऑब्टेन किया जाता है जिसका यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन। और एल्युमिनियम जो बॉक्साइट से प्राप्त होता है उसका यूज़ किया जाता है किसमें, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मीन्स कह सकते हैं कार बनाने में, कार के इंजन्स बनाने में, एरोप्लेन्स में एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री, जो बॉटल बनाने वाले इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ होता है। बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। बिल्डिंग में भी इसका यूज़ होता है एल्युमिनियम का। और किचन कुकवेयर में घर के जो कह सकते हैं किचन के जो बर्तन होते हैं जिसमें खाने को पकाया जाता है वो सब भी एल्युमिनियम के होते हैं, तो वहाँ भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. मिनरल जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल को क्या है बनने में क्या 1000 ईयर लगते हैं। ये बहुत जल्दी नहीं बनता, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज much smaller than the rate at which the human consume these mineral। जिस हिसाब से कह सकते हैं कि ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो फॉर्मेशन जो क्या है, फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है। मीन्स यूज ज़्यादा हो रहा है और बन स्लोली स्लोली रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं। It is necessary to reduce wastage in the process of mining। अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, जो मिनरल्स हैं माइनिंग के जो प्रोसेस है उनके वेस्टेज को क्या करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। और रिसाइकलिंग मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेटल को हम मिनरल रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक पावर रिसोर्सेस। अब इसमें हम लोग देखते हैं सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की जो मदर है वो अपने दिन की शुरुआत करती हैं गीज़र को ऑन करके। सी आयरन्स सनीस स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। और जो सनी की मदर हैं वो क्या करती हैं, सनी का जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको क्या करती हैं, सॉरी मैंने वॉकिंग पढ़ दिया, वेकिंग होगा। मतलब सनी की जो मदर है, सनी का जो यूनिफॉर्म है उसको उसके उठने से पहले वो क्या करते हैं, उसको आयरन कर देते हैं ताकि वो ड्रेस अप होकर स्कूल जा सके। She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender।
ऑरेंज जूस फॉर हिम इन ब्लेंडर, मतलब सनी के लिए क्या करती हैं उसकी मदर, ऑरेंज जूस प्रिपेयर कर देती हैं, रेडी कर देती हैं मिक्सर से। सनी, हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ? सनी, क्या तुमने अपना जो है तुमने नहा लिया है या बाथिंग कंप्लीट कर लिया है? केम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और अपना ब्रेकफास्ट ले लो, उसकी मदर ऐसा बोलती हैं। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी, जब वो क्या है सनी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं तो वो उसको बुलाती हैं और कहती हैं, वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट द स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस, और जब सनी स्कूल जाता है तो वो क्या है जो फैंस हैं, लाइट्स हैं, उसको स्विच ऑफ करना भूल जाता है। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ, शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज मे बी मोर कंफर्टेबल, जो सिटीज़ में जो लाइफ है, शहरों में जो जीवन है वो क्या है बहुत ही कंफर्टेबल है, वो स्विच ऑफ करते हुए ऐसा वो सोचती हैं। But its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. अब ये है इसमें बता रहा है कि जैसे कि डिपेंडेंसी जो है एनर्जी का जो कह सकते हैं कंज्यूम करना और एनर्जी का जो है डिमांड सप्लाई करना, दोनों में काफ़ी कह सकते हैं गैप है। और साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, लाइफ स्टाइल को काफ़ी तेज़ी से कह सकते हैं बदल दिया है, बदल रखा है, या बदलाव ला दिया है कह सकते हैं। पावर और एनर्जी प्लेस अ वाइटल रोल इन और कह सकते हैं लिव्स, जो पावर है और एनर्जी है वो क्या है एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लिव्स में। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमें पावर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस मीन्स रक्षा में। हर जगह पे हमें क्या है पावर एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत होती है। पावर रिसोर्सेस में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब ये जो पावर रिसोर्सेज है इनको टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्टली जो है कन्वेंशनल है एंड अदर जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं ये सब। तो कन्वेंशनल सोर्सेस को हम देखते हैं, जो एनर्जी के सोर्सेस हैं कौन कौन हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है जिसको बहुत सालों से हम क्या हैं लगातार कॉमनली हम यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये दोनों क्या हैं कन्वेंशनल क्या हैं कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के हैं। फायरवुड, it is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villagers comes from firewood. फायरवुड मतलब हम जलाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, एनर्जी हीट के लिए, उसी को फायरवुड करते हैं, जलावन की लकड़ी। अब हमारी कंट्री में जो विलेज एरियाज हैं वो मोर देन 50% से ज़्यादा जो विलेजर्स हैं वो क्या है उनको एनर्जी किससे मिलता है, फायरवुड से मिलता है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels such as coal and petroleum and natural gas are the main sources of कन्वेक्शनल एनर्जी। तो जो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जो पहले बहुत पहले जो प्लांट और एनिमल्स थे और वो
धरती के नीचे दब गए और उस पर जब हीट और प्रेशर जनरेट हुआ तो वो फॉसिल फ्यूल्स में वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। और इसी फॉसिल फ्यूल्स को हम अगर इनके एग्जांपल को लें, फॉसिल फ्यूल्स तो कोल हैं, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस हैं जो हमारे एनर्जी के सोर्स हैं। तो आप लोग चार्ट को एक बार स्टडी कर लेना, हम लोग आगे चलते हैं। ये कन्वेंशनल एनर्जी है। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब यूज़ करते जाएंगे हम फॉसिल फ्यूल को, कोल पेट्रोलियम को, वो क्या लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएंगे यूज़ करने के बाद। द रेट एट विच द ग्रोइंग world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, so these are likely to be exhausted soon। अब जिस हिसाब से हमारे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है जो क्या है वो बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी फ्यूल को क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, तो ये जल्दी क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कोल फॉसिल फ्यूल का एक क्या है, एग्जाम्पल है कोल। हम लोग इसको देखते हैं। दिस इज द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये क्या है, बहुत प्रचुर मात्रा में क्या है, फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या है, डोमेस्टिक तौर पर भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसमें स्टीम इंजन जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। और इसी कोल को बर्न कर कर जलाकर हीट एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। अब कोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as buried uh, sunshine। अभी क्या है, जो कोल है आज जो हमें दिख रहा है इसको ये बहुत मिलियंस ईयर अगो क्या है, जो फॉन्स थे, स्वैम्प थे, उसके नीचे क्या है, ये सभी जो थे अर्थ का जो लेयर था उसके नीचे क्या है, दब गए और बाद में ये क्या हो गए, कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसको क्या है बरीड सनशाइन के नाम से भी क्या है जाना जाता है या रेफर किया जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। जो कोल के कह सकते हैं वर्ल्ड में जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर हैं तो उसमें चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये सभी कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कोल के। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। और अगर इंडिया में कोल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं उसकी बात करें तो रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है और बोकारो है झारखंड में। तो ये सभी क्या है आपके झारखंड वाले रीजन में ये सब मिलते हैं। ये सब कोल के डिपॉजिट्स वाले प्लेस हैं। पेट्रोलियम, द पेट्रोल जो हमारा नेक्स्ट जो फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम है। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वैकिंग, बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। अब जैसे आपकी कार चलती है तो पेट्रोल से ही चलती है, और आपकी जो साइकिल है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
स्क्वैकिंग, जैसे कार चलता है तो उसमें पेट्रोल कार को रन करने के लिए यूज़ होता है, और साइकिल अगर आवाज़ करती है तो उसमें भी क्या है, आपका जो है जो ग्रीस है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्या है, जो पेट्रोलियम लिक्विड है उससे ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, पेट्रोलियम से ही ये सब कह सकते हैं होता है। It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. अब ये क्या है, जो कहाँ मिलता है, तो ये जो रॉक्स के लेयर होते हैं उसके बीच में होता है, और इसको ड्रिल किया जाता है जहाँ पर ये ऑयल फील्ड लोकेटेड होते हैं, समुद्र के किनारे भी, कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर ये सब क्या है मिलते हैं, तो उनको वहाँ पर ड्रिल करके ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस इज देन सेंट टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट। अब वहाँ से जब कह सकते हैं रॉ पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उसको रिफाइनरी में प्रोसेस के लिए डाल दिया जाता है, जो क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है। तो जब उसको प्रोसेस करते हैं क्रूड ऑयल को, तो उससे हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं मिलता है, वैक्स मिलता है, प्लास्टिक्स भी उससे हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, और लुब्रिकेंट मीन्स चिकनाई, जो चिपचिपे जो ऑयल होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। पेट्रोल एंड इट्स डेराइवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसीलिए पेट्रोल क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड से डिराइव किया जाता है। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत, जैसा कि ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं इसलिए। द चीफ द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। जो मेन जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है कौन है, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर, ये सभी कंट्री है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। और दूसरे जो हैं जो कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, तो यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया हैं। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। इंडिया में अगर हम देखेंगे जो पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स हैं, तो डिगबोई आसाम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, और जो कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो डेल्टा एरियाज है वहाँ पर भी पेट्रोल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स and is released when crude oil is brought to the surface। नेचुरल गैस वहीं मिलते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट होते हैं, और वहीं से ये रिलीज़ होकर जो क्रूड ऑयल जो है, वहीं से ये रिलीज़ होकर सरफेस पर हमें क्या है मिलते हैं, ऑब्टेन करते हैं इसको। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, और इसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक मीन्स हम लोग गैस का सिलेंडर आता है तो उसको यूज़ करते हैं, और उसी गैस को इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये सब क्या हैं, नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर, मुख्य जो है प्रोड्यूसिंग कह सकते हैं कंट्रीज हैं जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिया, अगर इंडिया में देखें हम नेचुरल गैस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, वहाँ पर त्रिपुरा है, और जो मुंबई के जो किनारे, समुद्र का जो किनारा है वहाँ पर भी नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं।
Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. बहुत ही कम देश ऐसे हैं, कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में नेचुरल गैस के रिजर्व उनका खुद का है. The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuels is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. अब इसमें क्या है, कह रहा है कि कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो हमें संकेत दे रहा है, बता रहा है कि सभी क्या हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट गैस रिलीज़ करते हैं जलने पर बहुत ज़्यादा. तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की बात है. और इसको क्या करना चाहिए, अगर कंट्रोल करना चाहिए. अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो अंत में क्या होगा, सब कुछ ड्राई हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, कह सकते हैं इस सेंस में. दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स. हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट में जो है फॉसिल फ्यूल्स कम जाए. क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा जाएगा इन्वायरमेंट में तो हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इससे प्रॉब्लम्स आएगी. तो इनको क्या किया जाए, अब कम किया जाए और दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी को, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जिसको बोलते हैं, इन सब का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, पोल्यूट कम हो. हाइडल पावर, तो हम लोगों ने ये फेस कर लिया है टॉपिक. अब आते हैं हाइडल पावर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. अब जो रेन वाटर और रिवर वाटर जो होता है, इसको क्या किया जाता है, डैम के थ्रू स्टोर कर लिया जाता है और फिर इसको क्या है, एक हाइट से गिराया जाता है. अभी हाइट से गिरता है तो जो फॉलिंग वाटर होता है ये फ्लो करते हुए पाइप से होता हुआ क्या है, जो पाइप के थ्रू जो डैम से होता हुआ जाता है और वहाँ पर एक प्लेस होता है जहाँ पर टरबाइन फिक्स होता है. उससे उसको क्या करता है, ये वाटर उसको घुमाता है और जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं टरबाइन में, वो क्या करते हैं, टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वो जनरेटर को टर्न करते हैं, चलाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और वाटर से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, जनरेट करना ही क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. द वाटर डिस्चार्ज्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको, उसके बाद जो वाटर निकल जाता है उसको कैनल के थ्रू क्या किया जाता है, खेतों में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है सिंचाई के लिए, वाटर यूज़ कर लिया जाता है. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर. जो वर्ल्ड का जो 1/4 जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही है, जो कि एक तरह से वाटर पावर ही है. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना.
तो जो वर्ल्ड में जो है हाइडल पावर को जनरेट करने वाला जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना है। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। अब इंडिया में जो कुछ इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन हैं वो कौन है देखते हैं हम लोग। तो भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इन सभी डैम से क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये देखिए डैम है, टरबाइन भी आपको दिख रहा होगा। वाटर रिजर्वायर से पर्पल कलर का है, वहाँ से वाटर जाता है और फिर जो टरबाइन है उनके ब्लेड्स को क्या करता है, टर्न करता है, रोटेट करता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अब डे बाई डे क्या हो जा रहा है, फॉसिल फ्यूल जो है उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या है वो अब कम होता जा रहा है, उसके शॉर्टेज होते जा रहे हैं। इट इज़ estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted। अब ऐसा अनुमान लगाया गया है या इसका डेटा कलेक्ट किया गया है कि अगर इसी तरह से, जिस तरह से अभी फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसी तरह कंटिन्यू अगर यूज़ होता रहा तो वो क्या है, फ्यूचर में जल्दी वो फिनिश हो जाएगा। मोर ओवर देयर यूज़ आल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल चलते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाता है, हार्मफुल गैसेस जाते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेट एनर्जी के फॉर्म में अब हमें क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और टाइडल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जो क्या है और रीन्यूएबल है, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सोलर एनर्जी को हम लोग देखते हैं। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाई अस एवरी डे। सन की हीट और लाइट हम लोग क्या डेली फील करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सन की एनर्जी को, सन की लाइट को हम क्या है सोलर सेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी ऑफ दिस सेल्स आर ज्वाइंट into solar panel to generate power for heating and light purpose। बहुत सारे, अब आप 3.15 फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे ये ब्लू कलर के जो है सोलर पैनल्स हैं, उनको एक साथ जोड़ कर क्या किया जाता है, पावर जनरेट की जाती है। मतलब इनकी हीटिंग, सन की हीटिंग और लाइट जो है इस पर आती है, तो उससे हीटअप होकर क्या करता है, पावर जनरेट करता है। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। अब बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर क्या है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, गर्म इलाके में हैं कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है सनलाइट जो है, सनशाइन से क्या है सोलर एनर्जी क्या है प्रोड्यूस की जा सकती है। सोलर एनर्जी आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी जो है सोलर कह सकते हैं सोलर हीटर के लिए भी यूज़ होता है। सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। सोलर लाइट का हम कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी को। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट एनर्जी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को देखते हैं। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो विंड है वो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है। जो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल मीन्स होता है जो कभी खत्म ना हो, ना खत्म होने वाली एनर्जी है। वी कैन रिन्यूड दिस मीन्स वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर grinding grain and
lifting water since times immemorial. In modern time, windmills, the high speed winds rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady wind blows. तो यहाँ पर बात की जा रही है विंड एनर्जी की कि विंड जो एनर्जी है वो इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं होता, और इसका यूज़ हम करते हैं अनाज ग्रेन्स को पीसने में और वाटर को लिफ्ट करने में। पहले ज़माने में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता था, और मॉडर्न टाइम में इस विंड मिल का जो है हाई स्पीड से जब विंड जो है रोटेट करता है विंड मिल को, तो इससे वो कनेक्ट रहता है जनरेटर से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। अब ढेर सारे ऐसे एरियाज़ में इनको लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा बहता है, जैसे हिली एरियाज़ जहाँ पे हवा ज़्यादा बहता है, या फिर कोस्टल एरियाज़ जहाँ हवा ज़्यादा ब्लो होता है, तो वहाँ पर इसको प्लांट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ऐसे कौन से कंट्रीज है जहाँ पर विंड मिल कह सकते हैं लगे हुए हैं विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए? तो विंड फार्म आर फाउंडेड इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में आपको विंड फार्म मिल जाएंगे। जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सभी कंट्री क्या हैं, विंड एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। न्यूक्लियर पावर is obtained from energy stored in the nuclei of atom of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fusion in nuclear reactor and emit power. अब ये जो न्यूक्लियर कह सकते हैं पावर जो है, ये कह सकते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, उनके जो न्यूक्लियस में जो एटम्स होते हैं उसको कह सकते हैं कि उनका जो है उन एटम्स का फ्यूज़न कराकर क्या किया जाता है, पावर को इमिट किया जाता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। न्यूक्लियर पावर के जो कह सकते हैं प्रोड्यूसर हैं, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए और यूरोप हैं। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। अब इंडिया में राजस्थान और झारखंड जो है जहाँ पर यूरेनियम के लार्ज डिपॉजिट्स हैं। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला में क्या है, जो थोरियम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो ज़्यादा मात्रा क्वांटिटीज़ में है। मोनोजाइट जो सैंड है केरला का उसमें मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है हम देखेंगे, कलपक्कम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कलपक्कम प्लेस पर ये लोकेटेड है। तारापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है तारापुर प्लेस है, वहाँ पर आपके जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लोकेटेड है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, राजस्थान में राणा प्रताप सागर है वहाँ है। नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। इन सभी प्लेसेस में क्या है कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी जो अर्थ से हम प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। अब अर्थ के नीचे जब हम लोग जाते हैं तो नीचे गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, गहराई में टेम्परेचर क्या है बढ़ जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग।
और कभी कभी क्या होता है ये और सरफेस पर क्या है, हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में क्या है दिखता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इसी हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है पावर जनरेट करने में। अब ये इसका सेटअप है जो हीट एनर्जी जनरेट करता है। आगे हम लोग देखते हैं। Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. जियोथर्मल जो एनर्जी है इसका इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड, अब इसका यूज़ किया जाता है कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग में बहुत सालों से। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो यूएसए जो है लार्जेस्ट कह सकते हैं प्रोड्यूसर है जो जियोथर्मल का यूज़ करता है। इसके अलावा जो है न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जियोथर्मल जो प्लांट है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली जो कि लद्दाख में है वहाँ पर है जिसका यूज़ किया जाता है थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, उसको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स से, टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा जो आता है हमारे सी में, तो उससे जो है कह सकते हैं एनर्जी क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। तो इसी को टाइडल एनर्जी हम कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो। ये देखिए टाइडल एनर्जी का पिक्चर है, आप इसको देख सकते हो। Opening of the sea during high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of Kutch in India have huge tidal mills farms. तो इसमें यह है कि जो टाइडल एनर्जी जनरेट की जाती है तो जो सी रहता है उसके पास इसको कह सकते हैं डैम को बना दिया जाता है, और जब टाइड आता है तो उसके वाटर को यूज़ कर लिया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। जब वाटर का लेयर बढ़ता है तो वाटर स्टोर हो जाता है डैम में, और फिर जाते समय जब वाटर जाता है डैम में तो भी टरबाइन जो होता है पाइप के थ्रू मूव करता है, और जब रिलीज़ होता है तो भी वो क्या होता है, टरबाइन फिर से चलने लगता है जिससे पावर जनरेट की जाती है। अब ऐसे में देखते हैं जो एग्ज़ाम्पल है जो कह सकते हैं टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो रसिया, फ्रांस है, और इंडिया में जो है गल्फ ऑफ जो कच्छ है वो वहाँ पर टाइडल एनर्जी के फॉर्म से टाइडल एनर्जी जनरेट की जाती है। हम आते हैं बायोगैस। बायोगैस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो देखते हैं हम लोग। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो इसमें यह है कि जो ऑर्गेनिक कह सकते हैं वेस्ट होते हैं, जो किचन के सामान होते हैं, सब्जियों के जो वेस्ट मटेरियल है, एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे एनिमल के जो डंग है, गोबर हैं, और किचन के वेस्ट हैं, इन सब को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इन सब को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. अभी जो कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं,
और बाद में यही जो कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको बायोगैस डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। अब वहाँ से क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है। अब उसमें जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं उसमें मिक्सचर से उसके मिक्सचर से क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और इसी गैस से एनर्जी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। अब इसमें कह रहा है कि बायोगैस जो है ये फ्यूल का सबसे अच्छा कह सकते हैं एनर्जी का या फ्यूल का कह सकते हैं हमारा साधन है। चाहे वो कुकिंग के लिए हो, खाना बनाने के लिए गैस भी यूज़ होता है और लाइटिंग के लिए भी यूज़ होता है। और कह सकते हैं इसी बायोगैस का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक अच्छा खाद भी बन जाता है, ऑर्गेनिक खाद बन जाता है जो हर साल बहुत ही गुड अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है। Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. अब एनर्जी क्या है, हमारे चारों तरफ है और हम उसको यूज़ करते हैं। और एनर्जी बहुत कॉस्टली भी है, उसको हम बहुत डिफ़िकल्टी से ऑब्टेन भी करते हैं, बनाते भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के बाद जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए जो फ्यूचर में हमारे काम आए। सो चैप्टर फिनिश, थैंक यू।